हेलो। माई सेल्फ नवीन कुमार। राम राम सभी को मेरी तरफ से। अब अगर हम लोग जैसे कि बात करने वाले हैं कंपनी जो कि ज्वेलरी का जो है वो काम करती है, ज्वेलरी सेगमेंट के अंदर में मैन्युफैक्चरिंग का काम करती है। 18 कैरेट गोल्ड, 20 कैरेट गोल्ड के साथ में 22 कैरेट गोल्ड के साथ में ज्वेलरीज बनाती है। और बाद में B2B मॉडल के ऊपर में यूजुअली ये कंपनी काम करती है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, कंपनी का नाम है उत्सव सीजेड गोल्ड ज्वेल्स। ये कंपनी अपना आईपीओ लेके आ रही है, स्टॉक मार्केट से पैसे उठाने की कोशिश कर रही है, लगभग 70 करोड़ 50 लाख रुपए। तो इस वीडियो के थ्रू हम लोग यही देखने वाले हैं कि कंपनी फ्यूचर में पास्ट में किस तरीके से परफॉर्म की है, पॉजिटिव्स क्या है, नेगेटिव्स क्या है, और उसके बाद में फ्यूचर को प्रिडिक्ट करने की कोशिश करेंगे थोड़ा सा लिमिटेड एनालिसिस की बेसिस पे। पहले बेसिक डिटेल्स अगर आईपीओ की देखते हैं तो यहाँ पे 31 जुलाई से 2 अगस्त के बीच में कंपनी का आईपीओ खुलने वाला है। एक तो 110 रुपये का कट ऑफ प्राइस सेट किया, 1200 का लॉट साइज है, तो आपको 1,32,000 रुपये की जरूरत पड़ने वाली है एक लॉट के साथ में एक आईपीओ फाइल के लिए। नेक्स्ट अगर देखते हैं, कंपनी का आईपीओ स्टॉक मार्केट में लिस्ट हो जाएगा 7 अगस्त को, और कंपनी के जो प्रमोटर लोग हैं जिन्होंने कंपनी स्टार्ट की हुई है उनके पास में 96% के आसपास में आईपीओ से पहले शेयर होल्डिंग है, कंपनी की मालिकाना हक है। आईपीओ के बाद में 70% के आसपास में रह जाने वाला है। अब यहाँ पे कंपनी क्या काम करती है, तो कंपनी काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स जो हैं 18, 20, 22 कैरेट के बनाती है, जैसे ईयरिंग्स, रिंग्स, पेंडेंट्स, ब्रेसलेट, नेकलेसेस, वॉचेज एंड ब्रोसेस भी बनाती है। ब्रोशेस वो वॉचेस टाइप के ही होते हैं, कंगन टाइप के, थोड़े बड़े बड़े कंगन टाइप के होते हैं, वो भी कंपनी बनाती है। आज के दिन कंपनी के पास में अच्छी खासी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी वाली प्लांट है, जहाँ पर कंपनी अच्छे मतलब 1550 किलो के आसपास के आसपास पर एनम जो है ज्वेलरी बना सकती है। सो इतनी बड़ी कंपनी नहीं है, छोटी ही कंपनी है अभी, बट ठीक ठाक है। जिस हिसाब से कंपनी पैसे, जिस वैल्यू पे पैसे उठा रही है उसके हिसाब से ठीक ठाक कंपनी है। कंपनी का अगर मार्केट कैपिटलाइजेशन देखते हैं आज के दिन 262 मतलब 262 करोड़ की वैल्यू पर ही कंपनी 70 करोड़ रुपए के आसपास में उठा रही है। नेक्स्ट अगर देख लेते हैं, कंपनी ये पैसे उठाना क्यों चाह रही है, रीज़न क्या होता है कि मालिक लोग क्यों अपना शेयर होल्डिंग दे रहे हैं कंपनी के अंदर में, कोई बेसिक रीज़न। तो यहाँ पे कंपनी बोले कि हमारा जो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट है वो काफ़ी बढ़ गया है, जिसकी वजह से हमें पैसों की ज़रूरत है, कि हमारा काम बढ़ गया है, सेल बढ़ गई है, रेवेन्यू बढ़ गया है, तो इसलिए हमें पैसों की ज़रूरत है, क्योंकि खर्चा भी बढ़ गया उसके साथ में, तो पैसों की ज़रूरत है। सही रीज़न नज़र आ रहा है। कोई मैन्युफैक्चरिंग प्लांट का एक्सपेंडिचर, कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर कंपनी को नहीं करना है, बेसिक रीज़न कंपनी ने दिया है। अब यहाँ पे कंपनी अगर हम सेल की बात करते हैं तो रेवेन्यू हर साल ठीक ठाक तरीके से बढ़ रहा है। 2022 से 2023 में अच्छे खासे तरीके से बढ़ा, फिर 23 से 24 में भी ठीक ठाक तरीके से बढ़ा है, बट 21 से 22 में ज़्यादा नहीं बढ़ा। बट कंपनी के 21 से 22 में सेल नहीं बढ़ी, बट कंपनी के प्रॉफिट्स आफ्टर टैक्स बढ़ गए, और इस साल जो है कंपनी ने 10 करोड़ रुपए कमाए हैं 277 करोड़ रुपए की सेल करने के बाद में। तो यहाँ पे अगर हम लोग चेक करते हैं कि कितना परसेंट कंपनी कमा रही है, तो यहाँ पे 5% के आसपास में कंपनी, 5% भी नहीं 4% के आसपास में कंपनी कमाती हुई नज़र आ रही है। नेक्स्ट अगर देख लेते हैं, अब कंपनी की जो बोरोइंग है वो भी हर साल बढ़ती जा रही है। अब थोड़े से हम आरएचपी के ऊपर भी नज़र डालेंगे। आरएचपी में कंपनी के जो डेटा है उसके ऊपर में कंपनी का जो मेनली मालिकाना हक है वो पंकज कुमार एच जागावत के नाम पे है, लगभग 81% कंपनी की शेयर होल्डिंग, और आईपीओ के बाद में जो है लगभग 60% के आसपास में रह जाने वाली है इन्हीं के नाम पे। तो ये इन्हीं के हाथ में कंपनी का कंट्रोल आईपीओ के बाद में भी रहने वाला है। ये बेसिक रीजंस कंपनी लेके आई है। एंड यहाँ पर कंपनी के ऊपर में अच्छे खासे लिटिगेशंस केसेस हैं, उसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दी हुई। लगभग क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स 2 चल रही हैं कंपनी के ऊपर में, और कंपनी वाले जो प्रमोटर के ऊपर में चल रही है, प्रमोटर डायरेक्टर के ऊपर में, और एक जो केस है प्रमोटर डायरेक्टर ने खुद ने भी कर रखा है। और प्रमोटर्स के ऊपर में 14 डायरेक्ट टैक्सेस के जो केसेस हैं वो भी चल रहे हैं, और एक मटेरियल लिटिगेशन भी कंपनी के ऊपर में चल रहा है, जिसमें कंपनी को नुकसान हो सकता है अगर हार जाती है तो 3 करोड़ 25 लाख रुपए का। तो पूरा पैसा इन्वॉल्व है, 3.5 करोड़ रुपए के आसपास केसेस चल रहे हैं, इतने रुपए तक के। नेक्स्ट अगर एक बार दूसरी आरएसपी के ऊपर नजर डालते हैं तो कंपनी का जो लोगो है उत्सव, ये वाला, ये कंपनी का आज के दिन ऑब्जेक्टेड है, रजिस्टर्ड नहीं है, इसको कोई और भी यूज़ कर सकता है। और यहाँ पे ऑब्जेक्ट वाइज का मतलब कोई और इस टाइप का ही लोगो यूज़ कर रहा है, तो वो इनको रजिस्टर नहीं करने दे रहा है। नेक्स्ट अगर देखते हैं यहाँ पर कंपनी का, अगर ये डेटा को देखते हैं तो कंपनी के पास में एक गेस्ट हाउस है आज के दिन, जो कि प्रॉपर्टी है, रियल एस्टेट प्रॉपर्टी है,
जिसको कंपनी बेचने का ट्राई कर रही है। कंपनी के पास में ऑलरेडी एडवांस अगेंस्ट कैपिटल एसेट आ चुका है 5,76,00,000 रुपए का। ऐसा कंपनी के यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन है वो दी हुई है। बट अभी तक ये चीज़ फाइनलाइज नहीं हुआ है। कंपनी के नाम पे कोई आज के दिन अगर देखा जाए तो कोई प्रॉपर्टी है नहीं। अगर हम उसकी अगर चर्चा करते हैं तो इसकी डिटेल्स यहाँ पर दी हुई है। 1 सेकेंड, ओके सॉरी, कंपनी के नाम पे कुछ भी ओन्ड नहीं है, इसलिए यहाँ पे स्क्रीनशॉट नहीं है। कंपनी के नाम पे अगर जो भी प्लांट, जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी कंपनी यूज़ कर रही है वो, या फिर जो भी कंपनी ये जो शोरूम्स टाइप से यूज़ करती है, दुकानें यूज़ कर रही है, वो कंपनी द्वारा एक भी ओन्ड नहीं है, सब कुछ रेंटेड है। कंपनी के नाम पे सिर्फ एक गेस्ट हाउस था, वो भी कंपनी के जो प्रमोटर लोग हैं वो भी यहाँ पर बेचते हुए नज़र आ रहे हैं। नेक्स्ट अगर देखते हैं कंपनी जो ज्वेलरी, सॉरी हम थोड़ा सा आगे बढ़ गए हैं, यहाँ पर दूसरी चीज़ें छूट गई। कंपनी के जो टॉप 10 कस्टमर्स हैं वहाँ से कंपनी का 56% रेवेन्यू आ रहा है। बट ध्यान रखिएगा कंपनी B2C मॉडल पर काम नहीं करती है, कंपनी B2B मॉडल पर काम करती है। अगर इसका हम लोग इन्फॉर्मेशन देते हैं, यहाँ पर है ऑपरेटिंग अंडर B2B मॉडल, नोटेबली इट होल्ड्स ए सिग्निफिकेंट मार्केट शेयर इन द नॉर्दर्न रीजन ऑफ इंडिया। सो कंपनी का नॉर्थ इंडिया जो है पोर्शन, वहाँ पर ज़्यादा सिग्निफिकेंट होल्डिंग है, मतलब वहाँ पे ज़्यादातर फैली हुई है। ये B2B मॉडल का मतलब है कोई दूसरी जो बड़ी कंपनियाँ होती हैं, फिर कोई ज्वेलर्स होते हैं, वो कंपनी को ऑर्डर देते हैं कि हमें ये वाले जो रिंग है इस डिज़ाइन की इतनी सारी बना के दो, इस डिज़ाइन की इतनी सारी बना के दो। तो कंपनी ने एक बड़ा ऑर्डर ले लिया, उसके बाद में कंप्लीट वो अपने मैन्युफैक्चरिंग एबिलिटी जो फैसिलिटी है वहाँ पर बनवाया, जो कारीगर लोग हैं उनसे, और बाद में दे दिया, मतलब ऑर्डर कंप्लीट करके। ये होता है B2B मॉडल। B2C मॉडल के कस्टमर ये शोरूम वगैरह कंपनियां रखती हैं और बाद में शोरूम्स के थ्रू कंपनियां बेचती हैं डायरेक्ट कस्टमर को, राइट। नेक्स्ट अगर देखते हैं कंपनी की जो कैपेसिटी है आज के दिन 1500 किलो की है, जो कि आज के दिन अगर कैपेसिटी देखें तो 40% यूटिलाइजेशन ही कंपनी का हो पा रहा है। तो पिछले साल तक ये कैपेसिटी जो 750 करोड़ ही थी, सॉरी 750 किलो ही थी, जो कि इस साल जो है वो तब भी 42% ही मतलब यूज़ हो रही थी कैपेसिटी पे। तो इसका मतलब पिछले साल जो है कंपनी की जो कैपेसिटी यूज हो रही थी वो 300 किलो के आसपास में मैन्युफैक्चरिंग चल रही थी। बट इस साल कैपेसिटी बढ़ गई है और यहाँ पर 40% यूटिलाइजेशन है। इसका मतलब कंपनी की जो कैपेसिटी, जो काम करने के जो ऑर्डर्स हैं वो बहुत अच्छे कंपनी को मिल रहे हैं। लगभग 600-700 किलो के आसपास में कंपनी बना रही है। अगर कैपेसिटी अगर इंक्रीज़ नहीं करती तो कंपनी अभी ओवर यूटिलाइजेशन के अंदर में आ जाती है अपनी फैसिलिटी को। तो ये अच्छा है, कंपनी का इंक्रीज अच्छा खासा रेवेन्यू हो रहा है, ऑर्डर्स मिल रहे हैं, ऐसा इससे प्रतीत होता है। नेक्स्ट अगर देखते हैं यहाँ पर 1 सेकेंड, हाँ, अब यहाँ पे कंपनी के ऊपर में केसेज हैं। तो केसेज क्या है, तो क्योंकि एक तो प्रमोटर डायरेक्टर के ऊपर में जब क्रिमिनल केसेज या सिविल लिटिगेशन नाम के केसेज होते हैं तो थोड़ा सा आंखें खुल जानी चाहिए, क्योंकि वही कंपनी को चलाने वाले हैं और उनके ऊपर में कोई दाग धब्बे हैं तो किस टाइप का दाग धब्बा है उससे हमें थोड़ा सा एक अंदाज़ा मिल जाता है। तो यहाँ पे जो कंपनी के ऊपर में एक जो केसेस हो रखे हैं, कंपनी के जो प्रमोटर्स डायरेक्टर सभी के ऊपर में हो रखा है। केतन रमन लाल शाह ने ये कंप्लेंट कर रखी है, और क्या कंप्लेंट कर रखी है कि इनको जो कमर्शियल प्रॉपर्टी के नाम पे रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी बेच दी गई। अब ये केसेस हैं, ये केस जो है वो जो भी बंदा है केतन रमन लाल शाह, इसने बहुत बार ट्राई किया, कोर्ट के थ्रू ट्राई किया केस करने का, बट अल्टीमेटली वो सफल हो गए किनके खिलाफ केस करने के लिए, और अभी वो केस जो है डिसमिशल किया, फिर आई थिंक डिसमिशल की तरफ में ही जा रहा है। दूसरा केस, एक और केस है क्रिमिनल प्रोसीडिंग का जो कि डायरेक्टर ने कर रखा है, वो भी इसी टाइप का कोई केस है जो कि इस कंपनी के डायरेक्टर्स ने दूसरे किसी और के ऊपर में कर रखा है। इसी टाइप से एक सिविल लिटिगेशन भी कंपनी के ऊपर में हो रखा है, जिसमें क्या है कि जो बंदे हैं, जो प्रमोटर लोग हैं, ये कोई प्रॉपर्टी बेचने वाले थे। 5,31,00,000 की प्रॉपर्टी थी जो कि 61 लाख रुपए सामने वाले ने दे दिए थे। बट जो पैसे दिए थे वो अर्न्स्ड मनी था, वो कोई जो भी जैसे 5,31,00,000 की प्रॉपर्टी है तो वो कोई पैसा जो दिया था वो एडवांस नहीं था, एक कहीं बोलते हैं साई दी है कि अगर हम नहीं लेते हैं तो पैसे गए, इस टाइप से पैसा दिया है, ऐसा ये लोग बोल रहे हैं, प्रमोटर लोग वगैरह बोल रहे हैं। जबकि जो बंदा है सा कोल प्राइवेट लिमिटेड, ये जो कंपनी है जो कि वो प्रॉपर्टी खरीदने वाली थी, उन्होंने वो बोल रही है कि मुझे जो 61 लाख रुपए दिए हैं एज ए साई वो वापस चाहिए, और ये बोल रहे हैं हम नहीं देंगे। तो ये केस है, दूसरा मटेरियल लिटिगेशन वाला केस है। तो इसमें 5,31,00,000 रुपए जो हैं इंक्लूडेड नहीं है। अब ये बोल रहे हैं पैसे क्यों नहीं देंगे, क्योंकि हम थोड़े पीछे थोड़े ना गए प्रॉपर्टी को बेचने से, आप ही हट रहे हो खरीदने वाले। तो अगर हम पीछे हटते तो पैसे देते, आप हट रहे हो तो अब सही गई आपकी।
ये पूरा केस है। नेक्स्ट अगर देख लेते हैं यहाँ पर, कंपनी आज के दिन 18 कैरेट, 20 कैरेट, 22 कैरेट वॉचेज और सेल, तो मोस्टली जो कंपनी का रेवेन्यू आ रहा है वो 70% के आसपास 18 कैरेट की जो ज्वेलरी बना रही है उससे आ रहा है, दूसरा 22 कैरेट की जो ज्वेलरी बना रही है उससे आ रहा है। मेरी यूजुअली जो जनरल एक एडवाइस रहती है कि अगर आप लोग सोने का आइटम्स खरीदते हो, अगर आपका इन्वेस्टमेंट करने का प्लान होता है तो यूजुअली सॉवरन गोल्ड बॉन्ड, एसजीबी गोल्ड बॉन्ड जो गवर्नमेंट जारी करती है उसमें इन्वेस्टमेंट करो, उसके थ्रू करिए, क्योंकि 2.5% का वहाँ पर ब्याज भी मिलता है। और जो कैपिटल गेन टैक्स आजकल बहुत ज़्यादा हो गया है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स 12.5% के आसपास में चला गया है, वो भी वहाँ पर नहीं लगता है क्योंकि वहाँ पर एग्जाम्पशन है अगर आप पूरे 8 साल तक उस एसजीबी गोल्ड बॉन्ड को होल्ड करते हो। तो इन्वेस्टमेंट पर्पज से अगर आप गोल्ड इन्वेस्ट कर रहे हो तो फिर वो ऑप्शन सबसे बेस्ट है आज के दिन मार्केट के अंदर में। अगर ज्वेलरी के थ्रू जाना चाहते हो तो वो इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन नहीं होता, क्योंकि वहाँ पर आपको 30% का नुकसान तो शुरू में हो जाता है। मेकिंग चार्ज हो गया, खोट कढ़ाई हो गई, रिटर्न गोल्ड रिटर्निंग रेट दूसरे होते हैं, इस टाइप से आपको 30% तक का नुकसान हो जाता है यूजुअली। और अगर आप लोग फिर भी ज्वेलरी में जाते हो तो 18 कैरेट वाली ज्वेलरी में तो ना ही जाएं, तो सबसे बेटर है 22 कैरेट वाला सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है, और वो भी हॉलमार्क वगैरह सब कुछ चेक करने के बाद में अच्छे जो ज्वेलर्स होते हैं उनसे ही लें तो बेटर ऑप्शन रहता है। एक जनरल एडवाइस। नेक्स्ट अगर रहते हैं यहाँ पर कंपनी, वन सेकेंड, ओके, तो कंपनी के ऊपर में आज के अगर हम लोग चेक करते हैं तो यहाँ पर देखने को मिलेगा ये कंपनी की बैलेंस शीट है। इस बैलेंस शीट के अंदर में अगर हम लोग नज़र डालते हैं तो कंपनी का ट्रेड रिसीवेबल्स काफ़ी ज़्यादा है, तो ये कंसर्निंग पॉइंट होता है। पिछले साल के मुकाबले इस साल काफ़ी ज़्यादा बढ़ भी गया है, तो ये काफ़ी कंसर्निंग पॉइंट होता है। बट यहाँ पर एज पर दिस डेटा कंपनी का जो एक साइकिल बंधी हुई है, तो ये कंपनी B2B मॉडल पे काम करती है, तो कंपनियों को बना बना के देती है माल, तो वहाँ से एक साइकिल बंधी हुई है जो कि हर 6 महीने के अंदर में पैसा रिकवर होता रहता है। 6 महीने पुराना ही इनके पास में ट्रेड रिसीवेबल रहता है, उससे ज़्यादा पुराना नहीं रहा है यूजुअली। नाउ दैट्स अगेन वेरी गुड। दूसरा देखते हैं कंपनी के ऊपर में, दूसरा जो है ट्रेड रिसीवेबल्स में, सॉरी इसमें इन्वेंट्री में पैसा पड़ा हो, तो इन्वेंट्री इस कंपनी की क्या होगी, सोना ज्वारात, तो वो भी कोई दिक्कत नहीं है, इन्वेंट्री तो इन्वेंट्री है। दूसरा कंपनी के पास में जो पैसा पड़ा हुआ है बैलेंस शीट, क्योंकि बैलेंस शीट पूरी 123 करोड़ रुपए की है, तो पैसा कहाँ पड़ा हुआ है वो देखना हमारा बहुत ज़रूरी है कि कंपनी ने कहाँ दिखा रखा है पैसा अपना। तो ट्रेड रिसीवेबल में तो माल बिका हुआ है, दूसरा ये इन्वेंट्री पड़ी है 30 करोड़ की, और 22 करोड़ रुपए जो है ये कहाँ पड़ा हुआ है, ये अदर एसेट्स में। तो अदर एसेट्स कौन से, तो ये बोलेंगे हमने फिक्स डिपॉजिट करा रखा है 18 करोड़ 19 करोड़ रुपए का, तो और बाकी जो गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ के पास में हमारा पैसा पड़ा हो, जैसे टैक्स वैक्स जो है एडवांस में पे हो जाता है, जैसे TDS हो गया वगैरह, एडवांस टैक्स पेमेंट, तो वो 3.5 करोड़ रुपए के आसपास में गवर्नमेंट के पास में पड़ा हुआ है, तो लगभग 22 करोड़ रुपए वहाँ पड़े हुए हैं। तो पैसे तो सही जगह पर ही पड़े हुए हैं, कोई ज़्यादा यहाँ पे इश्यू बैलेंस शीट में भी नज़र नहीं आ रहा है। बट इश्यू इस बार ये आएगा कि कंपनी का 70 करोड़ का लोन है वो इस साल चुकाना है कंपनी को, तो यहाँ पे अच्छा खासा कंपनी पैसा उठा रही है, लगभग कितना 70 करोड़ के आसपास ही उठा रही है, तो चाहे तो पूरा का पूरा पे ऑफ कर सकती है शॉर्ट टर्म लोन को, तो एक अच्छा खासा पैसा कंपनी का बच जाएगा। नेक्स्ट अगर देखते हैं कंपनी की जो ये जो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है, ये भी ठीक ठाक नज़र आ रहा है, इसमें भी कुछ ज़्यादा कुछ खास, जैसे जैसे रेवेन्यू बढ़ रहा है वैसे वैसे प्रॉफिट्स बढ़ रहे हैं, बट इसमें प्रॉफिट कुछ ज़्यादा ही अच्छे तरीके से बढ़ाए हुए दिखा दिए हैं यहाँ पे, राइट, जो कि एक थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि थोड़ा नेगेटिव पॉइंट भी हो सकता है, थोड़ा सा दिख सकता है, दिक्कत आ सकती है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा ही तरीके से बढ़ा दिए हैं यहाँ पर। बट ये कुछ ज़्यादा कंसर्निंग पॉइंट मुझे नहीं लग रहा है, क्योंकि इतने भी ज़्यादा तरीके से नहीं बढ़ाए, क्योंकि दूसरी जब कंपनी हम रिसर्च करते हैं तो कंपेरेटिवली ठीक ठाक वैल्यू मिली है ना। अब एक बार कंपेयर करके देख लेते हैं कि RHP में हमको ज़्यादा कुछ खास दिक्कतें नजर आई नहीं, कंपनी ठीक लग रही है। बट कंपनी के पास में रियल एस्टेट नहीं है, और कंपनी के पास में एक रियल एस्टेट गेस्ट हाउस था वो भी कंपनी बेच रही है, तो यहाँ पे कंपनी के पास में एक जो एप्रिशिएटिंग एसेट होता है टाइम के साथ में वो नहीं है। सारी ही सब चीज़ें जो एक गोल्ड में पैसा पड़ा हुआ है, ट्रेड रिसीवेबल्स में पड़ा हुआ है, तो जो बैलेंस शीट है वो ठीक ठाक बैलेंस शीट यहाँ पर ठीक ठाक है, कोई दिक्कत वाली बात वहाँ पे भी नहीं दिख रही। अब एक बार देख लेते हैं कंपेरेटिव बेसिस के ऊपर कमाई को, तो यहाँ पे कंपनी ने 10 करोड़ रुपए नेट प्रॉफिट कमाए हैं, और वो कंपनी वैल्यू लगा रही है 262 करोड़ रुपए, तो यहाँ पे 26 का PE रेशियो कंपनी लगा रही है 26 का। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखते हैं आशापुरी गोल्ड ऑर्नामेंट्स, तो इसका 26 का है। कंपनी ने बहुत सारी कंपनियां, ऐसी कंपनियां अपनी पेयर ग्रुप में बताई हैं, RHP के अंदर में कंपेयर करके दिखाया कि हम देखो कितना अच्छे से कमा रहे हैं, जबकि कंपनी ने अपनी RHP में उन कंपनियों को इंक्लूड किया जो कि अच्छा नहीं कमा रही हैं, उन कंपनियों को इंक्लूड ही नहीं किया जो अच्छा कमा रही हैं, वो भी इसी सेगमेंट के अंदर में।
क्या इससे बेटर कमा रही है, उनको इंक्लूड नहीं किया। तो हम जो कंपैरिजन करने वाले हैं वो जो अच्छा कमा रही हैं उनके साथ में करने वाले हैं। कंपनी ने जो पीयर ग्रुप में बताई हैं उनके साथ में भी हैं एक दो, पर जो इससे भी अच्छा कमा रहे हैं उनके साथ में कंपेयर, ताकि कंपनी की जो जालसाजी है वो नज़र में आ जाए। जो ये जालसाजी होती है यूजुअली मर्चेंट बैंकर्स की, जो आईपीओ लेके आने में मदद करते हैं। तो अब यार इनकी जालसाजी में आएंगे तो फिर पड़ गई पार हमारी। तो नेक्स्ट अगर देख लेते हैं एक बार थंगम माइल के साथ में, तो इसका है 40 का पी रेशियो, इसका है 39 का सेंको गोल्ड का। अब देखते हैं जैसे मनोज वैभव एमजीवीजीएल, तो इसका है 15 का पी रेशियो, 12 का, इसका है 33 का, और कंपनी वाला है 26 का। तो पी रेशियो ठीक ठाक वैल्यू पे लाया गया है, और काफ़ी सारी कंपनी ऐसी हैं जो कि इससे भी बढ़िया कंपनियां कमाई कर रही हैं। तो मार्केट इनको इन कंपनियों के मुकाबले अगर वैल्यू देने वाला है तो कंपनी का स्टॉक प्राइस नीचे आने वाला है, इन कंपनियों के हिसाब से वैल्यू देने वाला है तो फिर स्टॉक मार्केट जो प्राइस है वो ऊपर जाने वाला है कंपनी का। मार्केट किस कंपनियों के बेसिस पे वैल्यू देगा वो तो मार्केट की ही बात है। एक बार देख लेते हैं नेटवर्थ के हिसाब से, तो यहाँ पे 33 करोड़ रुपए कंपनी ने वैल्यू है आज के दिन, और 70 करोड़ रुपए और थे, तो यहाँ पे लगभग हम मान के चलते हैं 100 करोड़ रुपए की कंपनी की नेटवर्थ हो जाएगी आईपीओ के बाद में। तो यहाँ पे 2 पॉइंट कितना हो गया, 2.6 का पीबी रेशियो निकल के आता है, जिसको अगर हम लोग कंपेयर करके देखते हैं तो यहाँ पे 2.86, 5.38, 1.2, इसका है 0.5 और इसका है 3। सो बेसिकली देखा जाए तो कंपनी ने अपनी जो नेटवर्थ के हिसाब से जो वैल्यू लगाई है वो ठीक ठाक वैल्यू लगाई है, अच्छी वैल्यू लगाई है। तो यहाँ से नेटवर्थ के हिसाब से कंपनी का स्टॉक थोड़ा बहुत ऊपर शिफ्ट हो सकता है, देयर आर चांसेस। सो ओवरऑल यहाँ पर कंपनी का आईपीओ आ रहा है और कंपनी स्टॉक मार्केट ऑल टाइम हाई पे चल रहा है। और अभी एक्साइज जो क्या बोलते हैं इसको, इंपोर्ट टैक्स जो होता है, इंपोर्ट ड्यूटी जो गोल्ड पे 6% कर दी गई, जिसकी वजह से इनकी चांदी हो गई ऑर्नामेंट वालों की। तो ऐसे टाइम के ऊपर में ये कंपनी का आईपीओ आना, तो मुझे लग रहा है कि इसको एक अच्छा बूस्ट मिल सकता है। और कंपनी छोटी है, 262 करोड़ रुपीज़ की ही है, और इस टाइप की जो कंपनियां पास्ट में भी आई हैं वो जिस भी वैल्यू के ऊपर में आईपीओ लेके आई तो एक बार उनको बूस्ट मिला ही है। अब अगर आप कोई भी कंपनी उठा के देखते हैं, एमजीवीजीएल वाले उठा के देख लो, चाहे आप लोग सेंको गोल्ड उठा के देख लो, चाहे आप ये कौन से मोती सन्स उठा के देख लो, एक बार गिरे भी हैं फिर अचानक से उठी भी हैं इस टाइप की कंपनियाँ। तो ओवरऑल है कि लॉन्ग टर्म के हिसाब से मुझे कंपनी ठीक लग रही है, लॉन्ग टर्म के हिसाब से, और शॉर्ट टर्म के हिसाब से भी ठीक लग रही है, दोनों ही मामलों में ठीक लग रही है। लिस्टिंग गेंस की मुझे ज़्यादा ठीक ठाक उम्मीद है, इससे 30-40% की उम्मीद मुझे इसमें दिख रही है। बाकी सब कुछ अभी तक तो ठीक है। बाकी आप कोई भी डिसीजन लेते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, लेने का, खरीदने का, बेचने का, व्हाटएवर, तो आप थोड़ा सा और एनालिसिस करके अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को पूछ के ही डिसीजन लें। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, और कल फिर मिलते हैं एक नई इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ में। सी यू टुमारो।